चैप्टर 1 एक दुश्मनी जो 1979 में पैदा हुई। इसराइल और ईरान की दुश्मनी का आगाज होता है 1979 में, जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया। शाह मोहम्मद रेजा पहलवी का प्रो वेस्टर्न रूल खत्म हो गया और अयातुल्लाह खुमैनी ने एक इस्लामिक थियोक्रेटिक स्टेट बनाया। खुमैनी कहते हैं इसराइल एक नाजायज राष्ट्र है और तब से ईरान ने ओपनली इसराइल के वजूद को चैलेंज किया। ये सिर्फ रिलीजियस डिफरेंस नहीं था, ये एक जियोपॉलिटिकल स्टांस भी था। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था। दूसरी तरफ इसराइल जो खुद को एक सेकुलर डेमोक्रेसी के रूप में देखता है, ईरान के इस एक्सपेंशन को अपने एग्जिस्टेंस के लिए खतरा मानता था। ये दुश्मनी फिर हर साल और गहरी होती गई, स्पीचेस में, पॉलिसीज में और कवर्ट ऑपरेशंस में। चैप्टर 2 प्रॉक्सीज का खेल, ईरान की चुप्पी स्ट्रैटेजी। ईरान ने कभी खुद इसराइल पर डायरेक्ट वॉर डिक्लेयर नहीं की, पर एक साइलेंट स्ट्रैटेजी के तहत उसने हिजबुल्लाह, हमास और हौती जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट किया। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और यमन में हौतीज, ये 3 प्रॉक्सीज ईरान के लिए फ्रंट लाइन बन गए। इन ग्रुप्स को ईरान से मिसाइल, ड्रोन्स और फंड्स की ट्रेनिंग मिलती रही। हिजबुल्लाह के पास आज 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट्स हैं जो इसराइल के किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं। जब हमास 2021 और 2024 में इसराइल से टकराया तो ईरान ने उनकी लीडरशिप को ओपनली सपोर्ट किया। ये प्रॉक्सी वॉरफेयर इसराइल के लिए एक नाइटमेयर बन गया, जिसमें ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता पर इसराइल को हर तरफ से घेरता रहता। चैप्टर 3 न्यूक्लियर डर, इसराइल की सबसे बड़ी चिंता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम ने इसराइल की चिंताओं को और बढ़ा दिया। 2002 में जब नातान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी की सीक्रेट इमेज लीक हुई, तब पूरी दुनिया ने ईरान के एम्बिशंस को सीरियसली लेना शुरू किया। इसराइल ने क्लेम किया कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है। 2009 से लेकर 2020 तक मोसाद ने ईरान के टॉप साइंटिस्ट जैसे मोहसेन फखरीज़ेदा को टारगेट किया। 2010 में एक साइबर अटैक स्टंग नेक्स्ट से ईरान के सेंट्रीफ्यूज खराब कर दिए गए। 2015 में JCPOA न्यूक्लियर डील साइन हुई, और 2018 में यूएस ने ट्रंप की लीडरशिप में डील छोड़ दी, जिसके बाद ईरान ने फिर से इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। इसराइल ने ये ओपनली कहा कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देगा, इवन इफ वी हैव टू गो अलोन। चैप्टर 4 गाजा की लड़ाई से ईरान तक, वॉर का ट्रिगर। 2024 के एंड में गाजा में एक और मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। हमास और इसराइल के बीच इंटेंस फाइटिंग हुई और कई सिविलियन कैजुअलिटीज हुई। इसराइल का कहना था कि हमास के पास जो एडवांस रॉकेट्स है वो ईरान ने दिए हैं। जब इसराइल ने हमास के टर्नल्स और वीपन्स डिपोट्स पे एयर स्ट्राइक किए तो ईरान ने वार्निंग दी, हम जवाब देंगे। जून 2025 के बीच इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किए। ये स्ट्राइक्स कवर्ट नहीं, ओपनली कंडक्टेड थे। ईरान ने फिर एक बड़ा मिसाइल और ड्रोन अटैक लॉन्च किया, जिसमें बीरशेबा का सोरोका मेडिकल सेंटर भी टारगेट हुआ। सिविलियन कैजुअलिटीज ने इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान खींच लिया। अब ये फुल ब्लोन वॉर बन गया। चैप्टर 5 जब मिसाइल हॉस्पिटल तक पहुंचा, जंग का असली चेहरा। 18 जून 2025 ईरान ने अपने सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए, जो बीरशेबा के सोरोका हॉस्पिटल पर लगा। ये हॉस्पिटल सदर्न इसराइल के एक मेजर ट्रॉमा सेंटर है। ब्लास्ट में ICU विंग कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये अटैक स्ट्रैटेजिक नहीं था, ये सिंबॉलिक था। ईरान ने दिखाया कि अब वो सिविलियन टारगेट को भी नहीं छोड़ रहा। इसराइल इसके जवाब में बुशहर और नतान्स पर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक किए। इंटरनेशनल कम्युनिटी शॉक थी। ये अटैक ने सिर्फ पॉलिटिकल टेंशन नहीं बल्कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को जन्म दिया। चैप्टर 6 अमेरिका का कदम बढ़ाने की तैयारी। इस वॉर में अब यूएस का रोल भी क्रिटिकल बन गया है। इसराइल ने यूएस से इंटेलिजेंस और मिसाइल डिफेंस में मदद मांगी है। ट्रंप लेड एडमिनिस्ट्रेशन ने अब तक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया, लेकिन पेंटागन ने गल्फ रीजन में एयरक्राफ्ट कैरियर्स और मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय कर दिए हैं। अमेरिका का कहना है कि अगर ईरान ने फोर्डो न्यूक्लियर बंकर एक्टिवेट किया, स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक पॉसिबल है। इसके अलावा नेटो कंट्रीज अलर्ट मोड पे हैं। गल्फ कंट्री जैसे यूएई और सऊदी अरेबिया ने भी एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शन लगाई है। ये सब इंडिकेट करता है कि अगर सिचुएशन और बिगड़ती है तो यूएस मिलिट्री एक्शन ले सकता है और फिर ये वॉर रीजनल नहीं ग्लोबल बन जाएगी। चैप्टर 7 ह्यूमन कॉस्ट, इस जंग का सबसे अनदेखा पहलू। मीडिया में हेडलाइंस है मिसाइल स्ट्राइक्स रिटालिएशन, लेकिन असली कॉस्ट क्या है? असली कॉस्ट है आम लोगों की जिंदगी। गाजा में हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस मर चुके हैं, हॉस्पिटल्स ओवरबर्डन है और बेसिक सप्लाईज की शॉर्टेज है। इसराइल में लोग बॉम्ब शेल्टर्स में जी रहे हैं, स्कूल बंद है और कांस्टेंट साइलेंस की वजह से PTSD बढ़ता जा रहा है।
ईरान में भी इकोनॉमिक सैंक्शंस और पैनिक बाइंग चल रहा है। ये वॉर सिर्फ लीडर्स के लिए पॉलिटिकल गेम हो सकती है, लेकिन आम इंसान के लिए ये जख्मों भरी जिंदगी है। चैप्टर 8, क्या ये बन सकता है वर्ल्ड वॉर 3? ये सवाल हर डिप्लोमेट, एनालिस्ट और कॉमन सिटीजन के दिमाग में है। अगर यूएस इस वॉर में घुसता है और ईरान की प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्लाह या हौतीस फुल स्केल अटैक करते हैं तो इसराइल और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। रशिया ईरान का इनडायरेक्ट सपोर्टर है, शायद अपोज करे। चाइना न्यूट्रल स्टांस ले रहा है पर ऑयल प्राइसेस के इशू से प्रेशर में है। यूएन ने इमरजेंसी सेशन बुलाई है पर ग्राउंड में मिसाइल्स रुक नहीं रहे। ये वॉर अगर अभी नहीं रोकी गई तो ये पूरी दुनिया को अपने अंदर खींच सकती है। ये हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 का शुरुआत। चैप्टर 9 कंक्लूजन। आखिरी में सवाल ये है तो दोस्तों, अब ये सवाल है, क्या इंसानियत जीतेगी या मिसाइल्स? ईरान और इजराइल की ये जंग सिर्फ बॉर्डर की लड़ाई नहीं है, ये आइडियोलॉजी का टकराव है। एक तरफ रेजिस्टेंस और रिवॉल्यूशन, दूसरी तरफ सर्वाइवल और सिक्योरिटी। दोनों अपने आप को सही समझते हैं और शायद किसी हद तक दोनों की बातें वैलिड भी हैं। पर अब संवाद खत्म हो जाए और सिर्फ मिसाइल्स बातें करें तब हर तरफ से बर्बादी होती है। आज दुनिया को चाहिए लीडरशिप, पेशेंस और शांति का रास्ता। वॉर सब कुछ छीन लेती है पर नेगोशिएशंस वो सब कुछ बचा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ये टॉपिक लोग समझे, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बताएं आपको क्या लगता है, क्या ये वॉर और बढ़ेगी? क्या इसका कोई पीसफुल सॉल्यूशन हो सकता है? हम आपके थॉट्स का इंतजार करेंगे। तो मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।